नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मोजो की नई वीडियो में। दोस्तों, इस हफ्ते का हम वीकली वीडियो नहीं बना पाए थे, हम दोनों ही आउट ऑफ टाउन थे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे फिलहाल मैं डेली वीडियो ही बना रहा हूँ आज। और ये हफ्ते के एंड में एक अच्छा सा हम ओवरऑल एक वीकली वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये जो पिछले हफ्ते का जो हमने इवेंट देखा, खासकर फ्राइडे के दिन अगर हम पॉलिसी देखते हैं, तो पॉलिसी लगभग ओकेश टाइप की थी। जो अनुमान लगा रहे थे कि जो कट हुआ है सीआरआर का, लगभग मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स भी थी कुछ कट होगा। लेकिन मेजर क्या है, अपने को रेट कट चाहिए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट अगर हम देखें, वहाँ पे अब अगली मीटिंग के अंदर फिर एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा, तो लगभग 75 बेसिस पॉइंट वो हमसे आगे हो जाएंगे। जबकि इंडिया ने इमरजेंसी रेट कट करके उनसे एक दिन पहले ये चीज़ किया था। तो यहाँ पे लैग इफेक्ट दिख रहा है, और खासकर जो इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस है कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है अभी भी। तो आई थिंक वहाँ से कुछ निकल के आना चाहिए, कुछ मेजर्स आने चाहिए जिससे कि वो कम हो। लेकिन मेरे हिसाब से अब अगले 3 महीने जो है, अगेन थोड़ा कंजम्पशन वाले काउंटर के ऊपर थोड़ा सा कॉशन हम रखेंगे। आज सुबह भी हमने देखा एफएमसीजी वाले जो काउंटर थे, उनके अंदर एक अच्छी खासी फॉल आ गई। अब यहाँ पे जो सीआरआर का मेजर लिया है वो लिक्विडिटी ड्रिवन मेजर है। मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, वो डायरेक्ट आपका कंजम्पशन हिट नहीं करेगा। जब आपके रेट्स कम होंगे तो कंजम्पशन डायरेक्ट हिट होता है, क्योंकि उसमें हैवी एसेट्स जो होते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया या कोई इंडस्ट्रियल प्लांट हो गया, या जो भी कॉरपोरेट्स को काम करना है, वो फिर एक्टिविटी बढ़ा देते हैं अगर लोन सस्ते होते हैं। तो वहाँ से डिमांड का फिर एक अलग एंगल निकलता है। यहाँ पे अभी देखा जाए तो थोड़ा कंजम्पशन साइड हम फिर भी एक बार के लिए कॉशियस रह सकते हैं। और ये 3 महीने आज जैसे हमने देखा सारे एफएमसीजी काउंटर डाउन थे। गोदरेज कंज्यूमर का कुछ कमेंट्री हमको देखने मिला था, उसके बाद सारे एफएमसीजी डाउन थे। तो ये क्वार्टर भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ऑन दी एफएमसीजी साइड। मतलब एफएमसीजी इन शॉर्ट की कंजम्पशन साइड एक और क्वार्टर के रिजल्ट देख लेंगे। अच्छा, आज मैंने एक और स्टडी निकाली है, एक अच्छी सी हम स्टडी देखेंगे। उसके अंदर एक काउंटर भी एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसका एक्सपोजर इंडिया से उतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं, तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे। अब दोस्तों, पहले निफ्टी और ये ओवरऑल मार्केट गो थ्रू कर लेते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे देखते हैं, हमें ऐसा लग रहा था फ्राइडे के दिन वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन क्या हो गया, थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी, फ्राइडे के दिन कोई वॉलेटिलिटी नहीं बनी, छोटी रेंज। आज भी छोटी रेंज हम बोलेंगे कंपैरेटिवली। तो ओवरऑल ये जो कैंडल अब हम देख रहे हैं थर्सडे की, इसका हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके हाई और लो निकलने के बाद कुछ बड़ा एक्शन देखने मिलेगा अपने को। तो ये 24,870 का लेवल है ऑन दी हायर साइड, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 24,300 का लेवल है। अब ये दो लेवल के बीच में अब हम कहीं ना कहीं ये जो मिड पॉइंट है, जो कि ये ब्रेकआउट का लेवल है, ये मिड पॉइंट आता है लगभग, ये आपका आता है 24,570। आज का अगर हम लो देखते हैं तो 25,570, यहाँ पे है आपका 24,570। तो आज का लो भी लगभग 24,580 के आसपास आता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह अपने को काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे अनुमान लगाना फिर भी मुश्किल होगा कि कौन सा साइड मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर हम एक बायस लगाएं, और मैं आर्ली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। अब गौर से अगर हम आर्ली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। मेरे हिसाब से ये एक अपना एग्रेसिव लेवल होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हमारे पास 3 टच पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट टच पॉइंट, सेकेंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट, और फोर्थ वाला आज हो सकता है। तो ये लगभग एक फोर्थ टच पॉइंट। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि आज का जो लो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो लो टूटेगा तो थोड़ा सा एक एग्रेसिव लेवल ओपन हो जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो दोस्तों, अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो आज का समझो लो निकलता है 24,570 का, अगर वो निकलेगा तो थोड़ा सा एक बार नीचे जा सकता है। लेकिन वो एग्रेसिव थोड़े लेवल होंगे, वो टूटने के बाद हम एक बार के लिए 70 पॉइंट नीचे 24,500, और 24,500 अगर ब्रीच करता है तो एक 24,400
400 ये लेवल हम पकड़ के चल सकते हैं अगर बेरिशनेस बनती है मार्केट के अंदर और आज के लो के नीचे हम जाते हैं। आज के हाई के ऊपर भी जाएंगे तो भी एक अच्छा संकेत मिल जाएगा। अगर हम 24,700 24,000 या फिर मैं एक प्रिसाइसली देखूं तो एक चैनल बनता है फॉलिंग चैनल। एक बार मैं फिर आर्ली चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। तो यहाँ पे जो आप ये आर्ली चार्ट के छोटे छोटे कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना हमको एक क्लियर फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन दिखती है इस तरीके से। आई थिंक मार्केट जो है वो इस लाइन को अगर चैलेंज करता है और एटलीस्ट दो हाई के ऊपर जाता है तो ये एक हाई है और ये वाला जो हाई है तो लगभग 24,680 का लेवल आता है। अगर ये लेवल टूटेगा 24,680 तो मुझे लगता है कि लगभग एक यहाँ से अगेन 70-80 पॉइंट 24,750 ये ऑन दी हायर साइड और इसके बाद 24,850 जो कि एक बड़ा वाला हाई जो हमको देखने मिला थर्सडे के एक्सपायरी वाले सेशन के अंदर। तो निफ्टी पे लेवल क्लियर है। निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी फिलहाल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कौन सा साइड ऊपर या नीचे जा सकता है अभी उतनी क्लैरिटी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे आज अगर हम कंजम्पशन का जो परफॉर्मेंस देखेंगे जो एफएमसीजी वाला जो साइड था वो काफ़ी बुरा था। तो आज बहाना मिल गया था निफ्टी को नीचे गिरने का, उसके बाद भी निफ्टी ने होल्ड किया, रीटेस्ट किया। अगर कल एक और दिन रीटेस्ट हो जाता है भले ही ऊपर ना जाए तो इससे ये समझ में आएगा कि ओवरऑल अब ये जो रेट वाला इवेंट का प्ले खत्म हो गया, अब हम नए प्ले की ओर बढ़ रहे हैं। और वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी टाइप प्ले बन सकता है जहाँ पे फॉरेन मार्केट सारे के सारे नया हाई बना रहे हैं, बिटकॉइन भी नया हाई बना रहा है, सारी चीज़ों में तेजी हो रही है। तो आई थिंक हमारे मार्केट जो अब लेगार्ड हो गए हैं उसको कैचअप करें। तो ये हफ्ते पे हम इसके ऊपर ज़रा डिटेल भी वीडियो बनाएंगे। बाकी देखते कि ये अभी दो आने वाले एक दो दिन में किस हिसाब से यहाँ पे साइडवेज होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल एक ध्यान रखिए, थर्सडे का हाई वो निकल गया तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट को कैचअप करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, गैप फिल किया है, उसके बाद साइडवेज है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी अब क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज हो रहा है क्योंकि गैप फिल भी हो गया है तो यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है वो आ सकता है। और निफ्टी आईटी अगर आप देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो बैंक निफ्टी ने जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया वहाँ से निफ्टी आईटी ने ये ऑल टाइम हाई का अपना ब्रेकआउट देते हुए काम चालू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मार्केट को थोड़ा स्टेबिलिटी मिल गया। अब रिलायंस आज नीचे था तो थोड़ा सा रिलायंस का सारा, ऑटो का सारा या थोड़ा बहुत कुछ और मिल जाए तो मार्केट आई थिंक ऊपर फिर चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैंक के ऊपर फिर लेके जाता हूँ और बैंक पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रीटेस्ट अगर होता है तो अच्छा ही है। 52,700 के आसपास का ये रीटेस्ट है, लगभग 1,000 पॉइंट का है डिफरेंस नीचे के साइड। रीटेस्ट होके ऊपर जाएगा तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि चलो जो ये रेंज की कंसोलिडेशन हुई थी उसका रीटेस्ट मिला और फिर अब हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा दूर तक जा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे लग रही है कि थोड़ा सा साइडवेज बैंक निफ्टी हो सकता है क्योंकि आईटी लीड ले रहा है। आईटी के कंपोनेंट्स जो है, आईटी की जो स्टॉक्स है उनके अंदर काफ़ी अच्छा पैटर्न भी देखने मिला है। तो कोई अगर न्यूज़ आती है बैंकिंग काउंटर में तो अलग बात है, अदरवाइज बैंक थोड़ा साइडवेज हो सकता है। आईटी के काउंटर थोड़े दिन ये हफ्ते शाइन कर सकते हैं, नया ब्रेकआउट मिला है। अब लेवल एक बार के लिए अगर देखें तो जो नीचे का रीटेस्ट लेवल है वही निकलता है। आई मीन इस पे बैंक निफ्टी पे ज़्यादा मैं बोलूँ तो प्रेफरेंस नहीं रहेगा, निफ्टी पे प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा कोई भी सेटअप के लिए, चाहे ऊपर जाए कि नीचे जाए। निफ्टी पे थोड़ा ईज होना चाहिए प्ले करने के लिए, तो इस पे लेवल फिलहाल अवॉइड करेंगे। मैं दोनों साइड ही क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ये साइडवेज रहना चाहिए। निफ्टी मिड कैप आज अच्छी खासी तेजी बनाया और यहाँ पे ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है चैनल की, ये एज अ रीटेस्ट अपने को देखने को मिलती थी आज। और आज लगभग हम देख सकते कि थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ भी है। आई मीन ये वाली कैंडल के बाद आज ऊपर गया, नीचे आया इंट्राडे में, फिर ऊपर क्लोज हुआ, तो एक थोड़ा अच्छा नोट पे मिड कैप बंद हुए हैं। अब मिड कैप के लिए क्या हो जाएगा, अगला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 59,700 से लेके 60,000 का। ये मुझे लगता है कि इस अप मूव का एक थोड़ा सा मेजर लेवल बन सकता है लगभग इस एरिया में, क्योंकि हम देख रहे हैं
पिछले बार भी लगभग यहाँ से ही अगर हम देखते जो ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाइट टच होने के बाद जो मैं यहाँ पे आपको गोल मार्क करके बता रहा हूँ 59,500 350 वाला, उसके बाद से देखिए मिड कैप का बिहेवियर साइडवेज हुआ, डिप आया, ऊपर गया, फिर डिप आया, ऊपर गया, फिर डिप आया। इसका मतलब ये है कि लगभग 59,330 या फिर हम 59,500 बोल लेते हैं, और मैंने इसको राउंड फिगर ये रेजिस्टेंस पे ले आया, इसलिए 59,700 से 60,000 के लेवल को मैं एक सर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ। ये अपने को एक रेजिस्टेंस की तरह बनते हुए दिखाई देगा मिड कैप पे, और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है अगर लार्ज कैप मूव नहीं देते। लार्ज कैप भी चलने लग जाए, पूरा मार्केट ही चलने लग जाए, तो फिर मिड कैप को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनली ये जो यहाँ से हमने देखा है 200 डेमा से 53,850 से जो ये मूव बनी है, फाइनली मुझे लगता है कि 59,700 600 के आसपास आके थोड़ा सा एक साइडवेज फ्लैग पेनन टाइप कुछ ना कुछ पैटर्न बनाए, या फिर थोड़ा होल्ड करे, या थोड़ा रिट्रेसमेंट दे। अब डाउ तो हमें आज फॉलिंग, नॉट फॉलिंग, एक राइजिंग वेज के लोअर लोअर सपोर्ट के ऊपर रेस्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्लोबल पे फिर सीरिया के अगर हम न्यूज़ फ्लो पढ़ते हैं तो फिर एक ग्लोबल थोड़ा वापस से एक न्यूज़ बन रहा है, उसका असर अपने को ब्रेंट के ऊपर देखने मिल रहा है। तो ब्रेंट ने क्या किया, हम एक बार लेवल जो डिस्कस कर रहे थे ब्रेंट का 70.5 के नीचे अगर क्लोज हो जाए ब्रेंट, तो डाउन मूव स्टार्ट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके लोअर सपोर्ट या फिर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, यहाँ पे लोअर सपोर्ट लेके आज क्योंकि न्यूज़ बन गई, तो ये फ्राइडे की सेशन के हाई के ऊपर जाने को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर अब थोड़ा टाइम पास होगा ब्रेंट के अंदर, और ऊपर जाके ये 73.5 के आसपास जाके फिर रेजिस्टेंस ले लेगा। तो फिलहाल ब्रेंट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, खासकर जो अभी सीरिया रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं उसका असर डाव पे कुछ नहीं पड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर पड़ा होता तो ये थोड़ा सा नीचे के साइड ऑलरेडी होता। अब ये जो डाव में हम बिहेवियर देख रहे हैं वो ये डॉलर इंडेक्स अगर हम जाते हैं माइनर साइडवेज है, तो उस वजह से डाउ भी साइडवेज ही है, और बॉन्ड यील्ड जो है वो भी साइडवेज है 200 डेमा के आसपास, ये भी रेस्ट कर रहा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो आज कमोडिटी के लिए काफ़ी अच्छा दिन हो गया, क्योंकि जो अगेन गोल्ड हम देख सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल कुछ निकल के आता है तो गोल्ड ऊपर आपका और सिल्वर भी ऊपर। तो सिल्वर का मूव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। $30 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे पाया सिल्वर, इसका मतलब यहाँ पे अब जो अप मूव बन रही है ये अपने को कहाँ तक देखने मिल सकती है, ये मिल सकती है 33 से लेके 34 के आसपास तक अपने को ये मूव और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे ट्रेडर्स थे वो थोड़े ट्रैप हो सकते हैं और लगभग थोड़ा ऊपर तक ड्रैग कर सकते हैं इसको। गोल्ड अच्छा है, गोल्ड के अंदर भी एक अप मूव स्टार्ट हो गई, लेकिन सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज बड़ा है सिल्वर। तो आज सारी ही कमोडिटी ऊपर है। सेकंड चीज़, चाइना से भी हमें एक न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखाई दिया, वहाँ पे उस वजह से थोड़े मेटल्स, तो गोल्ड सिल्वर को डेफिनेटली फ़ायदा पड़ा ही, और ब्रेंड को भी उस चीज़ का फ़ायदा पड़ गया कि चाइना में अब जो उनका रियल स्टेट जो डाउन है उनको भी अब रिकवरी वहाँ पे देखने मिलेगी, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों का मिक्सचर है कमोडिटी पे, कि चाइना की तरफ से हेल्प रहेगी, और ये थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल जो इशू आ जाता है मिडल ईस्ट में, वो दोनों का फ़ायदा इन कमोडिटी को देखने मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बोला आज एक स्टडी करते हैं, और स्टडी की अगर हम बात करें तो एक आईटी सेक्टर से ही एक राइजिंग चैनल पे एक काउंटर है। तो आज जो हम सीखेंगे उसके अंदर हम ये जानेंगे कि कोई भी एक कंसोलिडेशन होता है तो उसमें अगर हमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, लेट्स से एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, अब आपको अप या डाउन का कोई डायरेक्शन चूज करना है, अप या डाउन, तो कौन से चीज या फिर पैटर्न या एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर ऐसी क्या चीज देखनी चाहिए जिससे पता चले कि जो डायरेक्शन है उस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इन सिंपल टर्म, अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बनते बनते हमें क्या चीज नोटिस करनी है जो हमें ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करने में मदद करे, या फिर जो हमें बताए कि अब जो ऊपर के साइड की डायरेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या नीचे की, जैसा भी हम ट्रेड सेटअप करें।
तो अभी मैं विप्रो का एग्जांपल बताता हूँ, इससे हम समझते हैं। ठीक है, तो अब ये एक राइजिंग चैनल है विप्रो का काउंटर। ठीक है, अब अगर ये राइजिंग चैनल का बिहेवियर अगर आप देखो, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये राइजिंग चैनल स्टार्ट होता है अर्निंग रिजल्ट से। अर्निंग जो थी वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक गैप डाउन मिल गया। मार्केट को और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ये गैप डाउन मिलने के कारण यहाँ से इसकी चैनल की जर्नी शुरू होती है। तो फर्स्ट टाइम नीचे आया, रेजिस्टेंस टच करता है, अगेन सपोर्ट टच करता है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, अब ये जो सपोर्ट टच करता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का क्लस्टर है, इसे हम एक ही गिनेंगे। ठीक है, वन क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, मल्टीपल टाइम इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। आगे जाके फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आके फिर इधर टच करता है। यहाँ पे टच करने के बाद रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म हो जाती है। फिर नीचे आता है, यहाँ पे टच करने के बाद सपोर्ट लाइन फॉर्म हो जाती है। इससे एक चैनल पैटर्न बन जाता है। इसके आगे की जर्नी देखिए, ऊपर जाने का अटेम्प्ट, फिर नीचे टच, ऊपर भी टच किया रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे सपोर्ट पे टच किया, फिर रेजिस्टेंस पे टच किया नियर, फिर सपोर्ट पे टच किया। अब अगर हम इसका प्राइस एक्शन बिहेवियर देखें, अब देखिए जब ये नेक्स्ट टाइम ऊपर टच कर रहा है, तो वापस जब नीचे आता है तो ये अपने सपोर्ट लाइन की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से जो बाय ऑर्डर्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। अगर मैं चैनल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं मिड पॉइंट से, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट की जो लाइन है, अगर कोई भी बायर है वो एग्रेसिव है, तो ये मिड पॉइंट के लाइन के ऊपर के ऑर्डर रहेंगे। अगर बायर एग्रेसिव नहीं है तो वो नीचे वाले लाइन पे आने का इंतजार करेगा और फिर बाय करेगा, जो कि हमने अभी देखा। ये जो कुछ दिनों से ये चल रहा था, मतलब लगभग 3-4 महीने हो गए हैं ये चल रहा था, कि नीचे वाले लाइन पे आने के बाद ही बाइंग होती थी, मिडिल लाइन के ऊपर से बाइंग नहीं होती थी। तो अब हमें क्या देखने मिल रहा है, मिडिल वाले लाइन से बाइंग हो रही है उसके ऊपर से। खासकर लास्ट का जो ये 2-3 हफ्ते गए हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि आईटी, ये जो विप्रो वाला काउंटर है, इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सेक्टर के अंदर भी अपने को स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक पैटर्न भी मिल जाता है इसी साथ। अगर मैं थोड़ा और इंस्पेक्शन करूं इसको आर्ली चार्ट पे, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है और एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बन गया है, क्योंकि सेलर जो थे उनके ऑर्डर नियर ही थे। यहाँ पे आप देखिए डेली चार्ट में सेलर के जो ऑर्डर हैं वो तो ये लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, ये जो वाली जो लाइन है आपकी, यहाँ पे सेलर के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है, सेलर के ऑर्डर उधर ही है, लेकिन क्योंकि बायर एग्रेसिव हो गए हैं, बायर जो हैं वो एग्रेसिव हो गए हैं, इसलिए उनके ऑर्डर ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये चैनल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, आज अटेम्प्ट हो ही गया है ब्रेकआउट का। और थोड़ा सा चार्ट पीछे मैं और करूं तो हमें दिखाई देता है एक रेजिस्टेंस है 308 रुपए के आसपास। तो अब हम ये प्रीएम्प्ट करके चल सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है, तो ये 308 का भी लेवल एक बार ये काउंटर चैलेंज करके ट्राई करेगा इसको ब्रेकआउट देने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो इनका बिहेवियर है, काउंटर का बिहेवियर क्या था, पहले रेजिस्टेंस लाइन को टच करना, फिर सपोर्ट लाइन को टच करना, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। लेकिन रीसेंट टाइम में ये ऑब्जर्वेशन है कि काउंटर सिर्फ अपने रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहा है और हायर लोस बनाते हुए अपने जो सपोर्ट लाइन है उसको अवॉइड कर रहा है टच करने से। इससे डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि इधर एक हम बोल सकते हैं कि डिमांड की जो बायर्स की जो पेशेंस लेवल है वो कम है। बायर्स जो है वो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनको ऊपर भाव पे ऑर्डर लेना है। अब इसकी और थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। अब ये बायर्स कौन होंगे जिनको थोड़ा एग्रेसिव बाय करना है। अगर हमें चार्ट कुछ चीज़ बता रहा है, उसको कंफर्म भी हम कर पाएंगे। एक बार के लिए क्या करते हैं, हम स्क्रीनर को ओपन करते हैं। स्क्रीनर यहाँ पे हमने ओपन किया है और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो विप्रो काउंटर हमने डाल रखा है यहाँ पे, और इनका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो दिखाई देता है कि ये जो सितंबर का जो महीना आया पिछले साल का, सितंबर 23, वहाँ से एफआई की होल्डिंग जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है।
तो हम देख सकते हैं कि दिसंबर में बढ़ी, मार्च 24 में बढ़ी, जून 24 में बढ़ी, सितंबर 24 में बढ़ी और नवंबर 24 में भी बढ़ गई। सिमिलरली डीआईएस की भी ये होल्डिंग बढ़ रही थी, बस फिलहाल सिर्फ नवंबर वाले क्वार्टर में इनकी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी। मतलब बारिंग वन क्वार्टर डीआईएस ने भी अक्यूमुलेट किया था और एफआईआईज ने भी अक्यूमुलेट किया था ये काउंटर, और एफआईआईज ने इनफैक्ट सितंबर मंथ में जो हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी एक फॉल आई थी, उस टाइम पे भी इनकी होल्डिंग इंक्रीज होके आई, और नवंबर के अंदर भी फॉल जो हमें देखने मिली मार्केट में, उसके बाद भी होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दी विप्रो में। तो इससे ये अपने जो हम थियरी बना रहे थे कि जो मिड पॉइंट के ऊपर एग्रेसिव बायर्स है, ये कौन है, ये एफआईआईएस है, ये अब हमें पता चल चुका है। तो अगर और थोड़ा सा ये 308 के ऊपर निकलेगा तो ये जो चैनल फॉर्मेशन है लगभग इसका कुछ वर्कआउट हो सकता है। अब बस मैं इसमें के अंदर ये बता दूं कि ये एफएनओ का काउंटर है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट एक स्टडी से कनेक्ट करके बताया है। और ये वोलेटाइल मतलब ये थोड़ा चॉपीनेस भी रहता है, तो स्प्रेड के जो हमने लर्न किया है स्प्रेड जैसे बनाते हैं वो उसको देख सकते हैं इसमें। तो आई होप दोस्तों ये आपको स्टडी पसंद आई होगी। आइए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें कि कोई भी अगर हम पैटर्न देखते हैं तो उसके बाद अगर हमें वो पैटर्न का जो बिहेवियर है, जैसे चैनल का अप और डाउन दोनों जगह टच करने का बिहेवियर है, लेकिन जब ये बिहेवियर फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसके अंदर कुछ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की तैयारी हो सकती है। सो आई होप आपने ये चीज़ लर्न करी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है नॉर्मल वीडियो से, बट आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आई थिंक दिस इज़ इट। और एज़ यूजुअल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।